was bigger, stronger, and more powerful than any of us had. Is anybody there? No, no. तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग की। हम लोग कॉन्जरिंग यूनिवर्स की हर एक मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने लाएंगे जो कि मूवीज़ में नहीं दिखाई गई। तो बात करते हैं 1917 की, जब एक फैमिली ने रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस खरीदा। उन्होंने सोचा था नए घर में एक नई शुरुआत होगी। वो फार्म हाउस बहुत प्यारा बना हुआ था और उस फैमिली को ऐसी ही लोकेशन पर घर चाहिए था। इस फैमिली में बैथशीबा शर्मन नाम की एक औरत रहती थी जो शायद किसी वजह से पोजेस्ड हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चों को मार दिया था। अब वो इस घर के हर फर्द को डरा कर ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन कुछ आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि वो पोजेस्ड नहीं थी, उसने ये सब कुछ इंटेंशनली किया था। बहरहाल स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा हुआ कि उस घर में रहने वाले हर फर्द की मौत हो गई और वो फार्म हाउस हॉन्टेड हो गया। फिर कई सालों बाद उस फार्म हाउस में एक फैमिली आई और उनके साथ वहाँ पर क्या क्या खौफनाक चीज़ें हुई, ये जानने के लिए आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना। तो आज हम जानने वाले हैं उस सच्चे वाक़ये का हर एक राज जिस पर यह मूवी बनी थी, द कॉन्जरिंग। ये वाक़या उससे कई साल बाद का है, जब दिसंबर 1917 में पैरन फैमिली इस रोड आइलैंड के पुराने घर में रहने आए। ये फैमिली जिस घर में पहले रहती थी उनके लिए अब ये काफ़ी छोटा पड़ गया था। बच्चे बड़े हो रहे थे और ये नया घर उनको सस्ते में मिल रहा था, इसी वजह से उन्होंने ये घर ख़रीद लिया। लेकिन उस एरिया में मशहूर था कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है। और ये हॉन्टेड क्यों है? उस एरिया के लोगों का कहना था कि इससे पहले इस घर में बैथशीबा नाम की एक औरत रहती थी जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी और उसके बाद ये घर हॉन्टेड माना जाता है। मगर पैरन फैमिली को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था और ना ही वो इन चीज़ों पर यकीन रखते थे। जब पुराने ओनर ने उनको ये घर बेचा तो उन्होंने ये बात कही, अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो रात में सोते टाइम लाइट्स बंद मत करना और रात के वक्त घर से बाहर मत जाना, वहाँ लॉन में तो कभी मत जाना। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई ऐसी बात बोलेगा तो कोई घर क्यों खरीदेगा? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिस पैरन फैमिली ने इस घर को ख़रीदा था उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनको शुरुआत में सब नॉर्मल लगा। यहाँ उस घर में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो ये भी समझ गए कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर कोई ना कोई तो है। लेकिन उनको इन सब चीज़ों से मसला नहीं था। मतलब वो ऐसा बिहेव करते थे कि हाँ ठीक है, जिन्नात होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, घूमने दो इनको साथ इस घर में। जैसा कि आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 1917 में जब फार्म हाउस में रहने वाले हर फर्द को एक एक करके मार दिया गया था, तो इस चीज़ के चलते घर में जो भी रूहें या बुरी आत्माएं थीं वो उनके बच्चों को प्यार करती थीं। उनकी फैमिली में 5 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम एंड्रिया था, दूसरी का नाम नैन्सी, तीसरी का नाम क्रिस्टिन, चौथी का नाम सिंडी और सबसे छोटी बेटी का नाम अप्रैल था। और इन्हीं 5 लड़कियों पर जिन्नात या रूहें जो इस घर में थीं उनकी तवज्जो थी। इस घर में एक आत्मा थी जिसका नाम मिसिस आर्नल्ड था। मिसिस आर्नल्ड की मौत इसी घर में हुई थी, लेकिन मिसिस आर्नल्ड की आत्मा बच्चों से प्यार करती थी क्योंकि वो रात में इन्हें कंबल उड़ा देती थी और उनकी केयर करती थी। दूसरी जो रूह थी वो जोनी आर्नल्ड थी, जिसने फार्म हाउस के कमरे की छत पर रस्सी डालकर अपनी जान दे दी थी। वो बच्चों के साथ खेलता था, इसलिए बच्चों ने उसे प्यार से मैनी बुलाना शुरू कर दिया। ये रूह बच्चों के खिलौने इधर उधर हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। और उसके साथ यहाँ पर एक घोस्ट भी था जिसका नाम द स्वीपिंग घोस्ट था, क्योंकि वो झाड़ू के आसपास ही रहता था और जब लोगों की नज़रें इस पर नहीं होती थी तो वो मिट्टी या धूल की कुछ लाइंस बना देता था, जैसे वो कोई इशारा करना चाहता हो। अब ये जो रूहें इस घर में मौजूद थीं वो फैमिली के किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन इस फैमिली को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में उनका सामना इस घर की सबसे ताकतवर और गुस्से वाली रूह से होने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता इस घर का माहौल बदलने लगा। घर का हर कोना खौफनाक लगने लगा। शायद घर में मौजूद जो नेगेटिव एनर्जी थी अब वो अपना असली रंग दिखा रही थी। जो पहले घर फैमिली फ्रेंडली घोस्ट जैसा लगता था वो अब इस फैमिली के लिए खौफनाक बन गया था। और उनके साथ ऐसे वाक़यात होते जो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं थे। होता कुछ ऐसा है कि रोज़ सुबह 5:15 पर पैरन फैमिली के पूरे घर में गली हुई लाशों की बदबू फैल जाती थी। रात के वक्त उनकी बेटियों के बाल खींचे जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उनके कंबल बिस्तर रज़ाइयाँ सब खींच दी जाती थी। इससे साफ महसूस होता था जो जिन्नात इनके साथ थे वो अब गुस्से में हैं, क्योंकि उनके हाथ पांव पकड़कर उनको घसीटा जाता था। दरवाजे का अपने आप ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो जाना, जिससे उन जिन्नात के गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। घर में अजीब सी चीज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में हो और देखने पर कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था वो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था कहानी का वो हिस्सा जिसने दी कॉन्जरिंग को इतना फेमस बनाया। एंड्रिया जो इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी,
जो अब उससे भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आज भी उस एंटिटी के बारे में बात करने से डरती हैं। उसका कहना था कि इस घर में एक बहुत बुरी आत्मा थी जिसकी नज़र हम 5 बहनों पर थी। ये वो आत्मा थी जिसका नाम बत्शीबा था, जिसकी वजह से ये फार्म हाउस हॉन्टेड बना। द कॉन्जरिंग फिल्म की वो आत्मा बत्शीबा शर्मन कोई किताबों की कहानी नहीं थी, वो असल ज़िंदगी में मौजूद थी और उसके नाम से आज भी लोग कांपते हैं। बत्शीबा की पैदाइश 1818 में हुई थी। उसने एक अमीर इंसान से शादी की जिसका नाम जूडसन शर्मन था। आगे चलकर उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम हार्बर्ट था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके माँ बनने से पहले कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन हमसाये का बेटा गायब हो जाता है। बत्शीबा जो कि बहुत ही अमीर घराने की थी, वो खुद से कोई काम नहीं करती थी, तो वो हमसाये के बच्चों के साथ खेलती कूदती रहती थी और ऐसे ही अपना वक्त गुजारती थी। अब वो बच्चा गायब हो गया था और आखिरी बार बत्शीबा के पास खेलने गया था और जब उसकी लाश मिली तो वो पुरअसरार तरीके से मरा हुआ था। उसके सर पर किसी नुकीली चीज़ से नुकसान पहुंचाया गया था, जैसे किसी ने उसके सर में लोहे का सरिया डाला हो। पूरे गांव वालों का शक बत्शीबा पर था, तो सब मिलकर उसे कोर्ट ले गए। वहाँ कोर्ट केस हुआ, लेकिन उस वक्त सबूत जांचने वाले डिपार्टमेंट या साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए बत्शीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है कि वो बेगुनाह थी, लेकिन बेगुनाह साबित होने के बावजूद भी पूरे गाँव वालों ने उस औरत से दुश्मनी रखी, क्योंकि वो समझ चुके थे जो बच्चे के साथ वाक़या हुआ था वो इसी ने किया था। बहरहाल बत्शीबा पर केस ख़त्म हो गया। तो अब इस चीज़ को कुछ अरसा ही हुआ था कि उसका खुद का बेटा हार्बर्ट पैदा हुआ, तो उसकी फैमिली में बड़ी खुशियाँ आ गई थीं। सब चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी, लेकिन एक दिन उसके शोहर ने काम से आते वक्त खिड़की से बत्शीबा को देखा। वो अपने बच्चे को चूल्हे के सामने रखकर कुर्बानी दे रही थी। ये नज़ारा देखकर उसके शोहर का हाल ख़राब हो गया। वो समझ गया कि उसकी बीवी नॉर्मल नहीं है, शायद वो जिन्नात या शैतानी ताकत के कब्ज़े में है। वो इसी सोच में अपने बच्चे को बचाने के लिए बत्शीबा के पास भाग रहा था और उसी दौरान बत्शीबा ने बच्चे को चूल्हे में डाल दिया और बत्शीबा ने उसको कुछ करने का मौका भी नहीं दिया। ये सब देखकर शोहर के होश उड़ गए और उसके बाद बत्शीबा फ़ौरन बाहर आई और घर के बाहर लगे दरख्त पर चढ़ गई और सबको बदवा दे दी कि मेरी ज़मीन पर जो भी आएगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। और उसके बाद बत्शीबा ने दरख्त में रस्सी डालकर अपनी जान भी दे दी। कहते हैं कि उसकी ये बदवा आज भी ज़िंदा है, इसीलिए इस घर में जो रहने आता है वो परेशान होने लगता है, क्योंकि बत्शीबा की मौत के साथ ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नई खौफनाक कहानी का आगाज़ हो गया। जब बत्शीबा पर और ज़्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि उसके एक बेटा नहीं था, बल्कि उसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे पुरअसरार तरीके से मारे गए थे। बत्शीबा और उसकी पूरी फैमिली ने आर्लन एस्टेट की नाम की जगह पर अपने आखिरी दिन गुजारे। ये वही जगह थी और ये वही फार्म हाउस है जहाँ बत्शीबा अपनी फैमिली के साथ रहती थी। यहीं पर एक दरख्त भी लगा था जिससे लटका बत्शीबा ने अपनी जान दी थी। लेकिन ये इस कहानी का बहुत सिंपल पहलू था जो कि मूवी में भी दिखाया जाता है और ज़्यादातर आर्टिकल या विकीपीडिया में भी यही चीज़ मेंशन है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें या इसका कोई और पहलू बताएं तो ऐसा भी तो हो सकता है बत्शीबा अपने ज़माने की एक आम औरत थी। वो हमसाये के बच्चों की अपनी खुशी से देखभाल करती थी, उनके साथ खेलती थी। लेकिन एक दिन एक बच्चे की पुरअसरार तरीके से मौत हो गई और पूरा शक अचानक बत्शीबा की तरफ आ गया। हालांकि सबूत ना मिलने पर मुकदमा नहीं चला, लेकिन गांव वालों ने उसे कसूरवार मान लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि उसने कत्ल और जादू टोने किए हैं। कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, लेकिन माशरे के लोगों ने उस पर चड़ेल का दाग लगा दिया। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाने लगे, क्योंकि एक वक्त पर वो बहुत खूबसूरत, जवान और अमीर थी। आसपास की औरतें उससे हसद करती थीं। वही लोगों में सबसे पहले आगे आईं उस पर बदनामी का दाग लगाने के लिए। वो एक प्राइवेट स्टेट में रॉयल ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन आम लोगों ने उसको माशरे से बाहर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। शायद इसी बदनामी और झूठ के इल्ज़ाम की वजह से आज भी उसकी आत्मा चैन से नहीं रह पाती और इसीलिए वो उस जगह पर आने वाले हर इंसान को परेशान करती है। अब आपको बत्शीबा की कहानी का पता चल चुका है और ये भी समझ आ गया है कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड क्यों है। तो अब हम वापस आते हैं स्टोरी पर। जब पेरेंट फैमिली की बेटियों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो एंट्री होती है उस वक्त के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की, जिनका नाम एड और लॉरेन वॉरेन था। लेकिन कहानी आगे बढ़ने से पहले अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा। जब मकान बेचते वक्त कहा गया था कि लाइट्स बंद मत करना वरना वो जाग जाएगी, तब भी पेरेंट फैमिली ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो इसका जवाब सिंपल था, क्योंकि ये फार्म हाउस मिट्टी के दाम पर मिल रहा था, जहां उस कीमत पर उनको एक कमरे का मकान भी नहीं मिलता। वहां उनको पूरा रियल एस्टेट मिल गया था, एक बड़ा सा मकान, एक लॉन और एक बड़ा सा गार्डन। तो ऐसी डील कौन छोड़ता? और इसी डील का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा था। रात के वक्त कैरोलिन, जो उन 5-6 लड़कियों की माँ थी, उसको वो आत्मा जलाने की कोशिश करती थी। तो जब वो सुबह उठती तो उसके जिस्म पर जलने के निशान मिलते। रात को वो आत्मा, मतलब बत्शीबा की आत्मा, कैरोलिन को मारती और जब वो सुबह उठती तो उसके चेहरे पर दाग होते। जब एड और लॉरेन वॉरेन ने
इस घर में अपना पहला कदम रखा तो वो इस घर की एनर्जी को देखकर समझ गए कि ये फैमिली किसी मामूली आत्मा का सामना नहीं कर रही, यहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ताकत है। उन्होंने इस पूरी जगह का इतिहास देखा और जायज़ा लिया और वो समझ गए कि ये कोई मामूली घर नहीं है। इस जगह ने खुद को ज़िंदा रखा हुआ है और इसके अंदर एक आत्मा है जिसका नाम बैथशेबा है। शुरू में वो आत्मा इस सिर्फ डराने की कोशिश करती थी, लेकिन एड और लॉरेन के आने के बाद वो आत्मा का असर बढ़ गया। उसने कैरोलिन को परेशान करना, ज़ख्म देना और मौत का डर दिखाना शुरू कर दिया और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। जब वॉरेन ने उस घर को होली वाटर से साफ करने का अमल शुरू किया, मतलब कोनों में पानी छिड़काना और कुछ दुआएं पढ़ना, तो बैथशेबा और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। ये करने के साथ ही घर की लाइट्स टूटने लगी और फर्नीचर हवा में अपने आप उड़ने लगा और कैरोलिन पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई। अपने सबसे छोटी बेटी अप्रैल को मारने ही लगी थी कि उस मौके पर वहाँ पर एड और लॉरेन आ गए और उसको बचा लिया। इन सब से बचने के लिए वॉरेन्स ने यह फैसला किया कि एक एमरजेंसी एक्सोर्सिज्म घर के तहखाने में करवाया जाएगा। लॉरेंस ने जैसे ही कैरोलिन के सामने बाइबल खोली, कैरोलिन की आंखें पलट गईं, उसकी आवाज़ बदल गई और वो चीख के बोली, ये मेरा घर है। ऐसा लग रहा था जैसे कैरोलिन के गले से बैथशेबा की आवाज़ निकल रही हो। ये एक्सोर्सिज्म घंटों तक चला। आखिरकार कैरोलिन गिर गई और ऐसा लग रहा था जैसे बैथशेबा ने इसका जिस्म छोड़ दिया है। इस सब के बाद मूवी की एंडिंग दिखाई गई है। अब पेरेंट फैमिली वो घर छोड़ चुकी थी, लेकिन आर्टिकल में ये बताया जाता है कि उसके बाद नॉर्मा सैक्लिफ ने यह मकान ख़रीदा। जब उन्होंने इस घर के बारे में पढ़ा और एक्सोर्सिज्म के प्रोसेस के बारे में जाना, तो उन्होंने देखा कि इस घर के इतिहास से जुड़ी बहुत बातें गलत तरीके से दिखाई गई हैं। अब आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कॉन्जरिंग यूनिवर्स की बाकी मूवीज़ को भी जल्द ही कवर करेंगे।